चाहता हूँ कि आपको फिल्मों से ऑफ़र आए और बिग बॉस के ऑफ़र आए, आपने क्यों मतलब सोचा वहाँ नहीं देखिए जाने का मेरा या मैं क्या? सच बताऊं, हाँ। वर्दी से इतनी मोहब्बत है कि अब चाह नहीं है इश्क करूं अब हुस्न नहीं अरमानों में, लिख दे तू नाम कलम मेरा भारत माँ के दीवानों में। कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से हैं? आप हमारा खेत जोत लिए हो क्या? हेलमेट ही नहीं लगाए? हाँ। क्यों? हमारा खेत जोत लिए, हमारी मेड़ काटे हो क्या? नहीं काटे भाई। आप क्यों पुलिस को दुश्मन बना रहे हो? मेरे जहन में ये है कि जब आपको लोग मिलते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, हेलमेट नहीं होता है, तो वो बहाने बनाते हैं। कोई ऐसा बहाना रहा हो जिससे आपकी हंसी छूट गई? नाना प्रकार के बहाने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं गाड़ी खड़ी करके सीधा अरे सर 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 अरे सर सर। मैं तो इसीलिए आया था सर कि आपसे मिलूं। और ये कुछ लोग कहते हैं पुलिस वाला है हेलमेट नहीं लगाया है, पुलिस जो नहीं लगाएगा वो सब भुगतेगा। पुलिस वाला हो, सिविलियन हो, राजा हो, महाराजा हो, जो नहीं लगाएगा सीट बेल्ट, मौत किसी को पहचानती नहीं है। मौत जिस दिन दस्तक देगी ना, दरवाजे से घसीट ले जाएगी। जो भी मिलता है उसे अपना बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। वाह, बहुत शानदार, मज़ा आ गया सुन के। का हर एक कंटेंट मैंने देखा है, कोशिश की है, जब भी डालते हैं आप तो देखते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो देखते हैं, और हर कंटेंट में मैंने एक चीज़ देखी है, क्रिएटिविटी रहती है। मतलब क्या होता है, वीडियो बनाने को तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उनका घिसा पीटा कंटेंट रहता है। आपका मैंने अगर पिछला देखा है और अगला देखा है तो मुझे कोई समानता नज़र नहीं आती है। सबसे खास बात आपके वीडियोज़ की यही रहती है, इसी कारण से वायरल भी होते हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि आपको फिल्मों से ऑफ़र आए और बिग बॉस के ऑफ़र आए, आपने क्यों मतलब सोचा वहाँ नहीं देखिए जाने का मेरा या मैं क्या? सच बताऊं, हाँ। वर्दी से इतनी मोहब्बत है कि अब चाह नहीं है इश्क करूं अब हुस्न नहीं अरमानों में, लिख दे तू नाम कलम मेरा भारत माँ के दीवानों में। तो मुझे जो हीरोज दिखते हैं पर्दे में वो हीरोज लगते नहीं है यार। मुझे हीरो वो लगता है जो वहाँ सरहद पे खड़ा है, जो ग्लेशियर में खड़ा है भाई साहब, वो हीरो है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति वहाँ ग्लेशियर में खड़ा हुआ है और आपके लिए तप कर रहा है, वहाँ बाहरी ताकतों से लड़ रहा है, वो मेरी नज़र में हीरो है। जो पुलिस वाला रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे गश्त कर रहा है ताकि आप डॉक्टर पवन जैन सर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे, पुलिस अधिकारी, IPS हैं, उन्होंने लिखा था कि बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, लोग सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। तो वो जो सिपाही होता है, वो जो गश्त करता है, वो जो अधिकारी गश्त करते हैं, जैसे सीमा में खड़ा हुआ जवान, वो हीरो हमारा, वो बाहरी ताकतों से हमारे देश की रक्षा करता है। उसी तरह हमारी आंतरिक सुरक्षा में हमारी पुलिस वो काम करती है, हमारे पुलिस के जवान वो काम करते हैं। और कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है। ठीक है, तो पुलिस का जवान है, कभी कानून के पालन में किसी बात में आपसे कहा सुनी हो, आपके साथ में ऐसा कभी आपको लगे कि दुर्व्यवहार हो गया, कि ऐसी चीज़ें हो गई, मैं फिर से बता दूं, मैं इन सब चीज़ों का हिमायती नहीं हूं, मैं इनको अच्छा नहीं मानता, पर एकदम से बदलाव नहीं आएगा। आप इज्जत दीजिए पुलिस को, आप सम्मान दीजिए। आप अच्छे पुलिस वाले को जब सम्मान देंगे, समझ रहे हैं, तो बाकी के जो पुलिस वाले होंगे वो प्रेरित होंगे। भागवत पांडे जब चला था, भागवत पांडे ने जब 2019-20 में चालू किया था सोशल मीडिया में लोगों से इंटरेक्शन करना, दिखाना कि पुलिसिंग ये है, पुलिसिंग वो है, ठीक है, तब कोई नहीं था, तो सब टकटकी लगा के देख रहे थे कि देखो ये गालियां पड़ रही हैं नीचे, ये गालियां, लेकिन पब्लिक ने ही सहारा लिया पब्लिक ने ही मौका लिया, और पब्लिक ही गई, पब्लिक ने ही उन कमेंट्स के नीचे कमेंट करना चालू किया कि पहले बंदे का काम देखो, पहले बंदे का काम देखो। और धीरे धीरे करके फैन पेजेस बने और सारी चीज़ें बनी और लोग जुड़ते गए। और लोग, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कुछ गलत लिख देता है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ लोग पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, आदमी इतने अच्छे से बात कर रहा है, पुलिस इतनी पोलाइटली बात कर रही है, आपको कैसी पुलिस चाहिए बताइए? यही पुलिस ना चाहिए कि आपको डर ना हो, भय ना हो, आप अपनी बात कह पाओ, आप कह पाओ कि भाई साहब हमको ये दिक्कत है। बहुत सारे लोग बेचारे छोटी मोटी शिकायत ही नहीं करते, शिकायत करने से डरते थे। आज तो माहौल बहुत चेंज हो रहा है, वरिष्ठ लेवल पे भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारी पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो भी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान उस ट्रेनिंग में भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी रखवा रहे हैं कि पुलिसिंग जो है वो लोगों से फ्रेंडली हो, सोशल पुलिसिंग हो। एक कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम आपने सुना होगा,
है ना, सामुदायिक पुलिसिंग बोलते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग क्या है? जनता और पुलिस के बीच एक संबद्धता हो, वो दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हों, तो सामुदायिक पुलिसिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का एक रूप है सोशल पुलिसिंग। सामुदायिक पुलिसिंग का ही एक रूप है, कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक रूप है सोशल पुलिसिंग। तो वो सोशल पुलिसिंग हम लोगों ने प्रारंभ की। जब मैंने प्रारंभ की और पहली बार प्रयोग किया, इतना सफल प्रयोग था। हमने उस पर बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमने गाने डाले, मिमिक्री डाली हमने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अकेले क्रेडिट नहीं लूँगा। मेरे साथ में मेरे बहुत से सहयोगी लोग भी थे, मेरे कांस्टेबल्स भी थे, वो भी बात बिल्कुल ताल से ताल मिला के चल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमने शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं अपने लिए, तो मैं ही प्रयोग करता हूँ। तो वहाँ से और मैं में एक अहंकार आ जाता है। हम में जो है, हम रहता है गर्व और अभिमान के बीच बहुत थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा ही फासला। ठीक है, तो गर्व और अभिमान, गर्व ये है कि हम ये काम कर सकते हैं, और अभिमान ये है कि केवल हम ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम थी और ये पूरा सब हो रहा था। तो वहाँ से एक सोशल पुलिसिंग की एक नींव पड़ी, और वहाँ से लोगों ने समझा कि पुलिस, अब देखिए क्या होता है। वहाँ से जब लोगों ने देखा कि हाँ ये आदमी बढ़िया काम कर रहा है, तालियां बजानी चालू की सोशल मीडिया में, लाखों में फॉलोवर्स गेन होने लगे, लोग जानने लगे कि हाँ ये भागवत पांडे नाम का भी बंदा है। नेशनल न्यूज़ पे 15-15, 16-16 मिनट के इंटरव्यू चलने लगे। आज तक में 15-16 मिनट का इंटरव्यू एबीपी में और आपके न्यूज़ नेशन में जितने भी चैनल है, मुझे तो नहीं लगता कोई चैनल अछूता रहा होगा जिसमें ना हुआ हो। तो वो सारे कंटेंट और सब कुछ देख करके बहुत से पुलिस वाले प्रेरित हुए। हाँ, पूरे भारत में, अब तो बहुत सारे हैं भी, पूरे भारत में बहुत सारे पुलिस वाले प्रेरित हुए, और उन्होंने ये सब करना प्रारंभ किया। और पुलिस की ये जो एक नई पीढ़ी तैयार हुई, इसने कितना बदला आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा। सोचिए, देखिए, पब्लिक से आप बात करिए पुलिसिंग के बारे में, तो आपको सबसे पहले सोशल पुलिसिंग से बात करेगा वो। सही बात। और उससे पूछिए कि किस पुलिस वाले का काम आपको अच्छा लगता है। तो सोशल मीडिया में काम कर रहे, सोशल मीडिया में अपने कामों को दिखा रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे पुलिस वालों का नाम वो व्यक्ति लेगा। प्रभाव उसका पड़ रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। नकार सकते हैं आप? नहीं नकार सकते। और उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा पता है? फला पुलिस वाले ने बोला है हेलमेट लगाना है, तो हम हेलमेट लगाएंगे, आपकी वजह से हम सीट बेल्ट लगाएंगे। मेरे पास टूटा हुआ हेलमेट लेकर के लोग आते हैं कि भाई साहब आप ना होते। मैं नाम लेता हूँ ऐसे लोगों का। सीधी में डीएसपी कार्यालय है। डीएसपी कार्यालय में दलपत सिंह बैस प्रधान आरक्षक हैं। दलपत सिंह बैस से आप जाके पूछ लीजिए उनका एक वाकया उनके साथ क्या हुआ। दलपत सिंह बैस और उनकी पत्नी जो है वो जा रहे थे मोटरसाइकिल से कहीं। ठीक है, फ्लैशबैक में बता देता हूँ, वीडियोज हमारे देख करके दलपत जी प्रेरित होकर के लगाना प्रारंभ किया उन्होंने। उसके बाद, क्योंकि गांव सीधी भी एक गांव जैसा है। अब गांवों में लोग हेलमेट लगाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, शहरों में चेकिंग भी लगती है सारी चीजें, लेकिन खुद से वीडियो से प्रेरित होकर के दलपत सिंह जी ने हेलमेट लगाना प्रारंभ किया। और उनकी पत्नी ने भी कहा कि भागवत भैया का अभियान चल रहा है भाई, भागवत भैया ने बोला है कि पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना है, तो मुझको भी हेलमेट लाइए। तो दलपत जी मित्र भी हैं हमारे, तो दलपत जी गए और अपनी धर्मपत्नी जी के लिए भी हेलमेट उन्होंने खरीदा। ठीक है, दोनों लोग जब भी निकले तो हेलमेट लगा के निकले। एक दिन चले जा रहे थे, 50 की स्पीड रही होगी गाड़ी की, ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन एक बंदर कूद करके आया और गाड़ी से भिड़ गया। ठीक है, अभी मुश्किल से कितने दिन की घटना होगी, 7-8 महीने की। अच्छा, मुश्किल से भिड़ गया बंदर। ठीक है, दोनों गिर गए, दोनों के हेलमेट में स्क्रैचेस आ गए। दलपत जी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, आंशिक रूप से फ्रैक्चर हो गया। बेड रेस्ट पे रहे कई दिन तक वो। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया, बोले भाई साहब आपकी वजह से जीवन बच गया हम दोनों का। क्यों? अगर उस दिन हेलमेट ना लगा होता, हम दोनों के सर पे ऐसी चोट लगती कि हम दोनों समाप्त हो जाते। ठीक है, लेकिन आपके अभियान में, और उसने भी बोला कि भागवत भैया का अभियान है, हमको भी चाहिए हेलमेट, दोनों के दोनों बच गए। अब बताइए, वो दो जिंदगी बचाने का श्रेय मिला। सही बात, बिल्कुल। अब वो ये चीज 50 लोगों से बता रहे हैं, 50 लोगों में से 5 लोग भी प्रेरित होकर हेलमेट लगा ले, और उन 5 में से एक का भी एक्सीडेंट हो, गिरे और हेलमेट में स्क्रैच आए, तो वहां से भी एक आदमी का जीवन बच गया। फिर वो जा करके अगले 50 को बताएगा, फिर 5, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होती है जागरूकता की शक्ति। समझ रहे हैं? तो एक अच्छा व्यवहार करके, लोगों से रिस्पेक्ट पाके,
ठीक है। और हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया तो आज लोग देखते हैं कि यार इस व्यक्ति का सम्मान लोग कर रहे हैं, इस व्यक्ति को अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, तो चलो हम भी ये काम करते हैं। तो आज सैकड़ों हजारों पुलिस वाले अब वो काम कर रहे हैं और सम्मान पा रहे हैं। आप ये बताइए कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है बताइए? बस यश। और क्या? व्यक्ति धन एकत्रित करता है, धन से वैभव उत्पन्न करता है, वैभव से यश की प्राप्ति करता है। अब धन पाओगे, गाड़ी खरीदोगे, आईफोन खरीदोगे, घर बनवाओगे, वैभव दिखाओगे, ठीक है, तो लोगों को नाम चल रही यार अभिषेक के पास ये है, अभिषेक को, अरे भाई। और आजकल तो जानते हो आप क्या स्थिति है, किसका सम्मान है, किस चीज का सम्मान है, ठीक है। पर आपको सच में लोगों के दिलों में अगर जगह पानी है, और तुम्हारी हवेली देख करके जो सम्मान कर रहा है वो सम्मान नहीं है मेरे भाई। तुम्हारा काम देख करके जो तुम्हारा सम्मान कर रहा है वो सम्मान है। तुम्हारा काम देख करके जो खुद भी नम्र हो रहा है, जो लोगों से, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, हमारे हेड साहब हैं मनोज सिकरवार, ठीक है, विजयपुर थाने से वो ट्रांसफ़र होकर के मेरे यातायात में आए, ठीक है। जब वो आए लोगों ने कहा कि अरे यार किस आदमी को ले लिया यार, वो तो बहुत रूड आदमी है, थाने लायक ही है, यातायात में तो मधुरता की आवश्यकता है। हमने कहा नहीं यार देखेंगे, ठीक है। वो आदमी बड़ा बढ़िया काम करने वाला ईमानदार आदमी है, ठीक है। थोड़ा सा रूड हो करके, क्योंकि सरल होना बड़ा कठिन काम है। सरल होना दुनिया का बहुत बड़ी सबसे कठिन काम है। आप लाठी से हाँक सकते हो लोगों को, पर प्यार से समझाने में दिक्कत होती है, जो आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन होम्योपैथी की दवा है प्यार, समझ रहे हैं। तो मनोज को हम ले आए, मनोज को जब ले आए तो धीरे धीरे करके अब भाई साहब मनोज ऐसे बिल्कुल ऐसी विनम्रता से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, और कितना खुश है वो, बहुत खुश है वो बंदा, बहुत खुश है। वो कहता है कि अरे यार इसमें तो ज़्यादा आनंद है। हाँ, अरे यार हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, है? आप हमारा खेत जोत लिए हो क्या? हेलमेट ही नहीं लगाए? क्यों? हमारा खेत जोत लिए, हमारी मेड़ काटे हो क्या? नहीं काटे भाई। आप क्यों पुलिस को दुश्मन बना रहे हो? आपके लिए खड़ा है वो बंदा, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। माता पिता के बाद अगर आपकी कोई केयर करता है कौन है भैया बताओ? सही बात। कौन कर रहा है? पुलिस ही कर रही है, कह रही है हेलमेट लगा ले बेटा। माता पिता डांटते हैं, पुलिस डांटती, क्यों? सही बात, गलत तो नहीं है? एकदम तो सही बात। फिर ये चीज़ हमको समझनी होगी। तो अब वो बड़ा खुश है, मनोज बड़ा खुश है बढ़िया से, और भाई साहब और लोगों का सम्मान भी मिलता है। डायलॉग डिलीवरी कहाँ से आई? मतलब पहले से ही शौक था या एक्टिंग मॉडलिंग स्कूल भी गए? डायलॉग डिलीवरी देखिए मेरा मैं अगर बात कहूँ तो बचपन में ऐसा कुछ तो नहीं, 2-3 लोगों का बड़ा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर। तो एक तो हम लोग जैसे फिल्में देखते थे, तो अमिताभ बच्चन जी की फिल्में चलती थी उस समय, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन थे हम लोग। और उसके बाद में आपके सनी देओल साहब की फिल्में देखी, और इसके नाना पाटेकर साहब बड़ा पसंद थे, नाना पाटेकर जी। राजकुमार हो गए अपने, ये हो गए, जिनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग थी, लगता था अरे क्या बात है यार। तो वहाँ से एक प्रभाव ऐसा आया कि यार इनको हम क्यों सुन रहे हैं, इनको क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अलग अंदाज में बात कर रहे हैं, ये इनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग है। तो वो बड़ी प्रभावी लगी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसा सीखा वहाँ से। और एक प्रवीण कुमार गर्ग थे हमारे गांव में, गुड्डे गुरु बोलते हैं उनको। तो गुड्डे गुरु जो है कुमार सानू के बड़े तगड़े फैन थे। हाँ हाँ हाँ, दिल का आलम में क्या हो, और उनका वो था बड़े गाने थे वो। जब वो बंदा गाने लगे तो ऐसा लगे यार कि क्या बात है, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो, अरे सुनते रहो बंदे को। तो आजकल आपका वीडियो देख के लगता है हाँ कि बाहर का वीडियो छोड़ दें और आपको सुन लें। तो भाई साहब वो जब गाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से कुमार सानू साहब से मेरा जो है विशेष स्नेह हो गया। और उनके गाने में सुनने लगा। और कुछ हो जाए जो आप बताएं बता दूँ। नहीं, आपका जो पसंदीदा हो उनका। कुमार सानू जी के गाने हैं रेंडमली तो एकदम से नहीं आते, बता तो रहा हूँ एकदम से ऐसे है। तो जैसे कि कोई सा गाना, कोई सा भी एक बताओ, कोई गाना। हाँ यही सुना दो आप, या तो आपको जो पसंद हो कोई ऐसा।
जैसे था ना, जैसे उसमें है, आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं, हम गरीबी में अमीरी की अदा लाए हैं, हम गरीबी में अमीरी की अदा लाए हैं, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है उसे अपना बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, वाह, बहुत गा शानदार, लेते बहुत शानदार, मज़ा आ गया सुन के। कुमार सानू जी को। और डायलॉग डिलीवरी की बात रही तो लगभग 7वीं 8वीं में मैंने रामलीला में भी थोड़ा बहुत काम किया, वहाँ लक्ष्मण का रोल करता था मैं, तो 2-3 साल मैंने किया है, तो वहाँ से थोड़ा सा थिएटर से हल्का सा जुड़ाव वहाँ से था। और फिर मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि जो भी काम करो पूरे मनोयोग से करो, और पूरे मनोयोग से करो और पूरे दिल से करो। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपका काम आपकी पहचान बन जाता है। सही बात। तो ये फंडा क्लियर है, शुरू से क्लियर है। एक सवाल मेरे जहन में ये है कि जब आपको लोग मिलते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, हेलमेट नहीं होता है, तो वो बहाने बनाते हैं। कोई ऐसा बहाना रहा हो जिससे आपकी हंसी छूट गई? नाना प्रकार के बहाने होते हैं। हाँ। और ऐसे बहाने बहुत सारे लोग बनाते कोई हैं। जहन में रह गया हो कि यार ये वाला बहाना गजब बनाया था उसने? हाँ, एक बार के कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं गाड़ी खड़ी करके सीधा, अरे सर 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 सर, हाँ, अरे हाँ। सर सर, मैं तो इसीलिए आया था सर कि आपसे मिलूं, और ये सर, और कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आरटीओ ही जा रहे थे, आज ही लाइसेंस बनवाने ही जा रहे थे। तो मतलब उनको लगता है कि ऐसा हम बोलेंगे तो चल जाएगा, पर हो गया, कभी समझाइश कभी चालान। इस पे आने वाला था मैं कि जब चालान से काम नहीं हो पा रहा है तो समझाइश से क्या हो जाएगा? देखिए, एक गाड़ी होती है, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ठीक है। गाड़ी के जो 2 पहिए हैं उनमें से एक पहिया नहीं रहेगा, चलेगी क्या? नहीं। है ना। तो चालान और समझाइश दोनों चीज़ें साथ में चलाना पड़ता है। कैसे? उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए आप चालान कर रहे हैं, ठीक है, चालान के लिए पुलिस खड़ी है, आप निकले उधर से, अब आप में जागरूकता नहीं है, ठीक है, जागरूकता नहीं है, तो आप वहाँ से हेलमेट यहाँ टंगाए हैं, गाड़ी में टंगाए हैं, पीछे वाले को दिए हैं, जैसे ही चालान होता देखेंगे कि सामने पुलिस है, वैसे ही आपका क्या अगला कदम होगा? अरे लो 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 लो, हाँ सर नमस्ते सर, अरे हाँ सर हम तो हमेशा हेलमेट, जैसे थोड़ा आगे गए तो हेलमेट उतार के पीछे। तो उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको समझाइश देनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि हेलमेट ना लगाने से साल भर में कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होती है। 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं इंडिया में हो रही हैं प्रतिवर्ष, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है, 1.5 लाख प्लस लोगों की मौत हो रही है। समझ रहे हैं कितने बड़े आंकड़े हैं। और 80% जो है हेड इंजरी है, सर पे चोट लगने का कारण। कितनी एक छोटी सी वस्तु है हेलमेट, क्या क्या खूबियां हैं उस हेलमेट में। हेलमेट पहन लो, बाल सुरक्षित, धूल नहीं पड़ेगी तो बाल सुरक्षित, सर की खाल सुरक्षित, आप शीशा आगे लगा है, जबड़ा सुरक्षित, आपका धूप धूल धुआं धक्का से स्किन खराब होना है, आंखों में दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है, टायर जो बगल से बड़े वाहन निकलते हैं उनके टायर से गिट्टी आ जाती खट से, होता है ऐसा, लोगों के शीशे फूट जाते हैं गाड़ियों के, 4 व्हीलर के। सोचिए गिट्टी आके आंख में घुस गई, काम कहानी खत्म हो गया। तो उसका प्रोटेक्शन है, तो धूल से प्रोटेक्शन है, धूप से प्रोटेक्शन है, स्किन का प्रोटेक्शन है, हेयर का प्रोटेक्शन है, आपके खोपड़ी का प्रोटेक्शन है, हर चीज़ का प्रोटेक्शन है। हेलमेट क्या है? हेलमेट क्या है? हेलमेट एच माने हेड, ई माने आई, एल माने लिप्स, एम माने माउथ, फिर ई माने ईयर, फिर टी माने टीथ, आंख कान दांत नाक मुंह सब सुरक्षित। हेलमेट ये है, सही बात है ना। तो हेलमेट क्या है? सुरक्षा की गारंटी है मेरे भाई। तो हेलमेट लगाने में क्या परेशानी, जब हम ऐसे समझाएंगे कि यार हेलमेट लगाओ, ये फ़ायदा है। कुछ लोगों को लगता है कि हेलमेट लगाने से हमको
दिखेगा नहीं, बगल का नहीं दिखता, सुनाई नहीं देता। तो वो जो हेलमेट बनाती है कंपनी, उसने बड़े बड़े पैकेज पे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, इंजीनियर रखे हुए हैं, वो सब बनाते हैं इस तरह से। उसमें जब अपन ये ऐसे ऐसे आप एक काम करिए, आपको अगर लगता है कि पीछे की आवाज़ से हेलमेट आपको पीछे की आवाज़ सुनने नहीं देता, तो आपको एक मैं प्रयोग करके बताता हूँ। आप एक हेलमेट लीजिए, उसको लगाइए, फिर उसमें ऐसे उंगली रख के आप देखिएगा, पीछे की आवाज़ क्रिस्टल क्लियर आपको आएगी। समझिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। और वो उस आवाज़ को और बेहतर बनाता है, नॉइस कैंसिलेशन कर देता है, समझ लीजिए गत्ता उसका। आप अपने हाथों को ऐसे रखिए, एक बार करके देखिए, ऐसे करिए और बात कर रहे हैं मेरे से, और इसको हटा लीजिए, बात करिए, अद्भुत प्रयोग है ये, करिए। सही बात है, मुझे लग रहा है, हाँ, फील आ रहा है। आप ऐसे बात करिए, यहाँ पे ऐसे करिए, आप करिए ये चीज़। यहाँ पे जब ये अवरोध रहता है ना, और अच्छा सुनाई देता है। जब आगे निकल रही चीज सुनाई दे रही रिवर्स में, तो पीछे की क्या नहीं सुनाई देगी यार। तो पीछे ऐसा मैकेनिज्म है उसका हेलमेट का कि पीछे की आवाज़ आपको पर्याप्त सुनाई देती है। तो एक भ्रम की स्थिति होती है, जैसे हम किसी व्यक्ति की पीठ अपनी तरफ कर दें, मुंह उधर कर दें, ठीक है, और उसके हाथ में, उसके पीठ में एक ब्रश ले लें कपड़े वाला, पीठ में ऐसे खर 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 करें, फिर हाथ से ऐसे खर खर करें, ठीक है। अगर होता तो बताओ, तो मैं प्रयोग करके दिखा दूं। मिलेगा क्या ब्रश कोई सा, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। तो आप एक काम करिए, किसी व्यक्ति को ऐसे उधर मुंह करके कर दीजिए, उसकी पीठ के पास एक बार हाथ घिसिए, एक बार खर्रा घिसिए, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या करिए, उस पर घिसिए हाथ, लेकिन खर्रा अपने कपड़े में ऐसे घिसिए। तो और उससे पूछिए कि हाथ है कि खर्रा है, तो बताएगा कि खर्रा है। तो हम कुछ मेंटलिटी बना लेते हैं, हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हेलमेट लगाएंगे तो नहीं सुनाई देगा। तो हमको लगता है कि नहीं सुनाई, नहीं, ऐसा नहीं है, सुनाई देता है। फिर विजुअलिटी देखिए, हेलमेट है 180 डिग्री की विजुअलिटी उसमें रहती है हेलमेट में, ठीक है। हेलमेट है यहाँ से, ये आप प्रॉपर हेलमेट पहनेंगे, आपको बगल का पूरा दिखेगा, ठीक है, नीचे का पूरा दिखेगा। चलो टंग यहाँ से ऐसे बंद हो गया, यहाँ से तो टंकी का दिख रहा है, टंकी का दिख रहा है, ऐसे करोगे कम से कम यहाँ तक तो रहता है, कम से कम 140, ये आपको कम से कम 45 डिग्री दिख रहा है ना। 180 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया। अब वहां तक तो दिख ही रहा है। अब तुम्हें क्या चंद्रलोक में जाना है, क्या सूर्यलोक में, सतलोक में जाना, कहाँ जाना है, वहां जाना है तो दूसरा यान पकड़ो, फिर हेलमेट उतार दो, वहां पहुंच जाओगे। बाकी अगर आपको पृथ्वी लोक में कहीं जाना है तो इतनी विजिबिलिटी बहुत है, इतनी दृश्यता बहुत है। तो ये चीज लोगों को समझाना पड़ता है भाई साहब, उनको बताना पड़ता है ये चीज कि सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। आंखों में ऐसे चलाते हैं गाड़ी, मुंह में डाकू जैसा बांध लिया, ऐसा लगता है कोई डकैत जा रहा है, मुंह में डाकू बने, क्यों हैं, गब्बर सिंह बने जा रहे हैं भाई साहब। अरे तुम क्यों बने जा रहे हो यार गब्बर सिंह। फिर भी आंखें लाल हो जाती हैं। गर्मियों में देखिए हम लोगों के क्या हाल होते हैं, जबकि गर्मी में आप हेलमेट लगाइए तो आपको थोड़ी देर गर्मी लगेगी, फिर वही पसीना ठंडक देने लगेगा, हैं। कागज कलम दवा ला ला दिल तेरे नाम लिखूं, गाना सुनते चला जा रहा है आदमी लगाए मुड़ैठी। अरे भाई साहब हेलमेट पहनो यार। तो ये चीज़ें बतानी पड़ती है, जब लोगों को बताओ, प्रयोग करके दिखाओ, शीशा कांच सब पूरा सिस्टम, तब उनको लगता है कि नहीं यार हेलमेट पहनना चाहिए। तो हेलमेट अगर कोई पहनने से डरता है तो उसको 2-3 प्रयोग करवा दो। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसको हेलमेट लगाने से घबराहट होती है, क्या होती है, घबराहट। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसको हेलमेट लगाने से घबराहट होती है, तो एक अद्भुत प्रयोग मैं उसको बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाना। खुश हो गए, शानदार प्रयोग है ये। अरे आगे देखो, इसीलिए कहते हैं आधा नहीं सुनना चाहिए। आपको हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाना, जो गाड़ी चलाए हेलमेट लगा के, उसके पीछे हेलमेट लगा के बैठ जाना है। पीछे बैठिए और उसको लगाइए, और कम से कम आप 10 बार 20 बार, जब तक आपका डर खत्म ना हो जाए तब तक पीछे बैठ के हेलमेट लगा के यात्रा करिए। कुछ दिनों में, अरे यार रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान जब हो जाता है तो तुम्हारे हेलमेट की आदत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हेलमेट की आदत आपकी पड़ जाएगी। जो सर दर्द, नाक दर्द, मुंह दर्द हो रहा है, ये सारे बहाने भी गिरोगे ना, चटक जाओ खीरे जैसे, ठीक है, सारा बहाना निकल जाएगा। पुलिस वाले का क्या है यार, आज हम लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी था, ऐसे समेट करके झाड़ू से, देखो कड़वी बात है, ऐसे झाड़ू से लोगों को समेटना पड़ता है, हाथों से समेटना पड़ता है, समझ गए। लोग देख लेते हैं, 2-2 दिन खाना नहीं खा पाते, ठीक है। तो जिसके साथ गुजरता है, और किसी पेपर में आपने पढ़ा ऐसा, किसी पेपर में पढ़ा क्या
कि 2 वाहनों में भिड़ंत, मोटरसाइकिल सवार की मौत, हेलमेट लगाया होता तो बच जाता, कोई नहीं लिखता। हेलमेट लगाया होता तो बच जाता, कोई नहीं लिखता। तो मैं अखबारों से भी, मीडिया से भी ये निवेदन करता हूँ, अखबार वाले भाइयों से, हमारे मीडिया से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जो एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, तो उसके कारण जरूर लिखिए। ये खबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस खबर का कोई औचित्य नहीं है। ये खबर कचरे में चली जाएगी। ये खबर अखबार में खबर छप जाती है और उसी में वो समोसा दे करके चटनी के साथ उसी में प्याज रख के सर्व कर देता है, 3 दिन में खत्म। पर वो जहन में नहीं रहता। जहन में क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें किक नहीं है, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ होनी चाहिए क्या कि इसमें दुर्घटना में 2 पहिया सवार वाहन चालक की मौत, हेलमेट लगाया होता तो बच सकती थी जिंदगी। सही बात। हेलमेट लगाया होता तो बच सकती थी जिंदगी, हेलमेट लगाया होता तो बच जाती जान, हेलमेट लगाया होता तो ना होता नुकसान, हेलमेट लगाया होता तो ना जाती जान। ये सब चीज़ें लिखी होंगी श्रीमान तो हो जाएगा काम। बाकी दुर्घटना में उसकी मौत दूसरे दिन भूल गए। तो जब ये आएगा ना कि हेलमेट लगाया होता तो बच जाती जान, तो हर आदमी सोचेगा कि ना हो नुकसान और हेलमेट लगाएगा वो। तो मेरा निवेदन यही है कि मीडिया से भी निवेदन है कि उसमें लिखिए कि हेलमेट लगाया होता तो बच जाती जान, सीट बेल्ट लगाया होता तो ब्रेक मार के कांच फोड़ के बाहर नहीं निकलता। अभी हमारे एक मित्र हैं द्विवेदी जी, उनके भतीजे की मौत हुई। तो हम लोग एक चेकिंग कर रहे थे, वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो काफ़ी धूप थी। तो वाहन चेकिंग करते करते वहाँ से हम लोग निकल करके आए। और निकल करके जब आए तो किसी ने बोला सिपाही ने कि यार पानी नहीं है, पानी पी लेते अपन। तो हमने कहा ठीक है। तो पास में ही घर था उनका। और फिर उसके बाद 7-8 किलोमीटर सुनसान था। ठीक है, सीधी की बात बता रहा हूँ मैं। सीधी में जब था मैं, तो सीधी में एक जगह आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ का बाईपास ही है समझिए। तो वहाँ से 7 किलोमीटर। बोले कि यार गर्मी का टाइम है तो पानी पी के, तो पानी पीने के लिए हम उस घर में रुके, पानी मिला, सब चीज़ें हुई। फिर एकदम से एक भाई साहब आए हैं, आप लोग बहुत परेशान करते हैं, हेलमेट। तो हम लोग कुछ बोलते, इससे पहले ही वो घर का मालिक उसके ऊपर बिगड़ गया। बोले क्या बोलते हैं, उनका चालान कट रहा है क्या, ना पहनो हेलमेट मर जाओ। सही बात। हमने बोला, हमने कहा हो गया। अरे हो नहीं गया, हमने भतीजा खोया है। तो हमने कहा कैसे? बोले कि उसको 100 बार मैंने बोला कि तू सीट बेल्ट लगाया कर। ठीक है, वो बंदा जो है सीट बेल्ट नहीं लगा, पिकअप चलाता था। बोले सीट बेल्ट नहीं लगाया था, पन्ना जा रहा था, पन्ना जाते समय किसी पेड़ में जा करके उसकी पिकअप, रात में आंख लग गई। एक तो रात में चलने वाले, रात में चलना बड़ा रिस्की काम है। रात में चल रहा था, अकेला बंदा था, आंख लग गई उसकी, समझना। ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो एक पेड़ से टकराया। पेड़ से जब वो टकराया तो उसके बाद में उसका पूरा शरीर आगे की तरफ झटके से आ गया। तो हुआ क्या, टकराया, खट से शीशे में जा करके भिड़ गया। शीशा फोड़ करके वो बाहर निकल गया, चोट वोट लग गई, वहीं ख़त्म हो गया। बाकी गाड़ी में कोई ऐसा उल्लेखनीय उसमें क्षति नहीं हुई, गाड़ी में उल्लेखनीय डैमेज नहीं हुआ। गाड़ी सीट बेल्ट लगाया होता, सीट बेल्ट लगाया होता कुछ ना होता भाई, बैक करता, गाड़ी चल देता। गाड़ी चालू कंडीशन में थी, खाली शीशा फूटा उसके सीट बेल्ट न लगाने की वजह से। कितनी छोटी सी बात है भाई, क्यों समझ में नहीं आ रही आपके, क्यों नहीं समझ में आ रही आपके? आप ये बता दीजिए, क्या जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? उनसे पूछो जिनके घर का चिराग चला गया। एक आदमी नहीं मरता। सही बात है। एक आदमी मरता है क्या? जो आदमी मरता है उसका भाई मरता है, समझ रहे हैं? उसका एक रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी बहन का भाई है वो, किसी माँ का लड़का है, किसी बाप का लड़का है, किसी दोस्त का दोस्त है, उसके 50 दोस्त होंगे, 20 दोस्त होंगे। हम कहते हैं 2 दोस्त हैं, दुखी हो गए जीवन भर के लिए। बहन का सिस्टम सूना हो गया, राखी बांधती थी और हर रक्षाबंधन में याद करेगी, दिवाली में याद करेगी, होली में पूरा परिवार याद करेगा। कोई जवान लड़का जब किसी के घर से जाता है ना भाई साहब, जिंदगी भर कोई नहीं भूल पाता उसको। और सोचिए अगर कंडीशन ऐसी हो, उसमें कंडीशन ऐसी हो कि अभी शादी हुई हो उसकी, हाल ही में साल भर हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 4 साल, जितनी नज़दीकी शादी हुई होगी उतना देखो क्या कंडीशन होती है। 1-2 बच्चे धोखे से हो गए, उस महिला का क्या होगा? जिंदगी खराब हो गई। तो आपको क्या लगता है, अखबार में एक दिन छपेगा, पिकअप सवार पेड़ से टकराया, मौत, नीचे लिख जाएगा कि पन्ना की फलानी घाटी में ठिकाने रात में चला जा रहा था, नियंत्रण खो करके एक पेड़ से टकरा गया, टकराने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया और
मौके पर ही उसकी मौत हो गई, और ये सब छपेगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। पब्लिक को क्या समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। लिखो उसमें क्यों रात में झपकी लग गई उसकी, या तो नशे में था तो बताओ कि नशे में वाहन चलाने के कारण नियंत्रण नहीं बना पाया, पेड़ से टकराया युवक, सीट बेल्ट होता तो बच सकती थी जान, सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो हो गया नुकसान, गया भिड़ गया। लिखो उसमें, लिखोगे आप 4 दिन पढ़ेंगे लोग, 6 दिन पढ़ेंगे। यार हमने गुटखा का अभियान चलाया, मतलब मुझे ऐसा कोई दिन नहीं है कि 5 से 10 आदमी का डीएम ना आए कि गुटखा छोड़ दिए, भगवान की कसम छोड़ दिए गुटखा। ऐसा बोलते हैं लोग, मिलते हैं तो कहते हैं कि छूट गया गुटखा, दांत देख लो, मुंह देख लो। प्रचंड गुटकेबाज लोगों का गुटखा छूट गया। ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा था, हाँ कि मेरे जान पहचान वालों ने छोड़ दिया। हाँ, और सीट बेल्ट लोग अब लगा रहे हैं। सीट बेल्ट, मेरी बात करूं, मैं गाड़ी में बैठा, मुझे बेचैनी होती सीट बेल्ट ना लगाऊं, मुझे खुद बेचैनी, आदत में आनी चाहिए चीज। मुझे बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को समझ चुका है कि अरे यार ये एक्सीडेंट में ऐसा हो रहा है, इस एक्सीडेंट में ऐसा हो रहा है, इसे मैं मोटरसाइकिल में कभी इमरजेंसी में बैठना पड़ जाता है पीछे बिना हेलमेट के, हेलमेट है ही नहीं, किसी के पीछा करना है, कुछ करना है, कोई बात होती है, पीछे बैठना पड़ जाता है कभी। पुलिस का काम, 3 लोगों का काम ऐसा है कि रोड रेगुलेशन का काम, रोड के जो रेगुलेशंस है उनको तोड़ के भी उनको काम करना पड़ता है 3 लोगों को। किसको करना पड़ता है? पुलिस को करना पड़ता है, एम्बुलेंस को करना पड़ता है, और फायर ब्रिगेड को करना पड़ता है। ये 3 लोगों को आप जान लीजिए, 3 लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है। और कानून में ये चीज है कि अगर किसी की जान की रक्षा करने के लिए, किसी अच्छे उद्देश्य से किसी की जान की रक्षा करने के लिए नियम को तोड़ना पड़े, बल प्रयोग करना पड़े, तो जहां तक आवश्यक हो तो आप बल प्रयोग करिए, नियमों में शिथिलता दीजिए, जीवन बचना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है भाई साहब। फिर भी हम लोग, कुछ लोग कहते हैं पुलिस वाला है, हेलमेट नहीं लगाया है, पुलिस वाला, जो नहीं लगाएगा वो सब भुगतेगा। पुलिस वाला हो, सिविलियन हो, राजा हो, महाराजा हो, जो नहीं लगाएगा सीट बेल्ट, मौत किसी को पहचानती नहीं है। मौत जिस दिन दस्तक देगी ना, दरवाजे से घसीट ले जाएगी। ठीक है, सही बात। तो मौत किसी को नहीं पहचानती वो, लेकिन हम अपने मौत के मुंह में क्यों जाएं? हाँ हाँ, अपने तरफ से तो सुरक्षा रखें। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उसमें लिखा रहना चाहिए भाई साहब इस वजह से मौत। आजकल आपको टीचर बनते भी देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैं तो पुराना टीचर रहा हूँ मैं। मैंने कोचिंग थी मेरी रीवा में, बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग रही है वो, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया था। एक छोटी कोचिंग थी, तो कोचिंग का अगर मैं बात करूँ तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय थे उस समय पे, अभी वो डीआईजी साहब हैं, हो सकता है रिटायर हो गए हों, श्री जगत सिंह राजपूत जी थे, आईपीएस थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि भागवत तुम्हारा जो अंदाज है इसको कभी तुमने कोशिश की मनोरंजक तरीके से? उन्होंने एक आध बार देखा था ऐसे ही, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जैसे होते हैं, जागरूकता अभियान तक साहब भी थे, बोले इस अंदाज में तुम कभी पढ़ाए हो? तो मैंने कहा नहीं सर पढ़ाया तो नहीं हो। तो बोले पढ़ा के देखो तुम, तो पुलिस लाइन के बच्चों को पढ़ाओ, पुलिस लाइन के बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उनको पढ़ाओ एक बार। तो पढ़ाने के लिए हमने एक छोटी संख्या में 10-15 बच्चों से शुरू किया, वो पूरी कोचिंग बन गई वो। तो हम लोगों ने उसको फिर सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना प्रारंभ कर दिया पुलिस लाइन में। फिर हमसे और भी लोग जुड़ते गए, कई टीचर्स थे वो जुड़ते गए। भगवान की दया से 5 टीचर्स ने हमने वो चालू किया था, तो 5 में से 4 सेलेक्ट हो गए हम। जो 5वां है जो बच गया वो भी सेलेक्ट था पहले से वो हॉस्पिटल में, पर वो बंदा जो एक सोचते थे कि एक अच्छी खासी पोस्ट अपन ले पाएँ, तो उसमें वो रह गया। बाकी 4 में से एक लोक सेवा प्रबंधक हैं रवि पांडे, रीवा में हैं, रीवा में लोक सेवा प्रबंधक है रवि पांडे। उसके अलावा एक हो गए अपने प्रदीप गुप्ता जी हैं, तो जेल पुलिस में हैं, वो सिंगरौली में हैं। और मेरा आपको पता ही है सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे, मैं हो गया। और एक पटवारी हो गए हमारे अभिषेक जी, हाँ अभिषेक सिंह हैं, वो पटवारी हो गए। उसके अलावा 2 लोग ऐसे थे जो समय समय पे हमारे स्टूडेंट्स को मदद करते थे, समझाते थे, पढ़ाते थे, मेंटरशिप करते थे। उनमें से एक थे अभिलाष मिश्रा, जो 2012 में सेलेक्ट हुए थे, वो अपने बैच के टॉपर थे, सब इंस्पेक्टर बैच के। तो अभिलाष मिश्रा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिलाष भाई। और इन सब लोगों ने बड़ा काम किया। और भूपेश सिंह बैस, तो भूपेश सिंह बैस जो है वो भी सीधी में पोस्टेड हैं। तो इन लोगों ने, तो हम लोगों ने एक बढ़िया माहौल बनाया, और वो निःशुल्क एक हमने टीचर बन करके और उस समय पे लोगों को पढ़ाया। तो अब तो ऑनलाइन का युग है,
है ना। तो अभी भी मौका मिलता है तो जैसे कोई कोचिंग संस्थान है या कोई ऐसी जगह है, सारा ऐसी जगह जो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ पाठ्यक्रम दे रहे हैं, तो मैं सहर्ष उनके लिए बिल्कुल प्रस्तुत रहता हूँ और उसी कड़ी में कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो एक और चीज़ बता दीजिए कि कोई तैयारी कर रहा है अगर, तो कैसे तैयारी करे? सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है मान लीजिए, या एमपी पुलिस की भर्ती आई है, कांस्टेबल बनना चाहता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूँ। आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, मान लीजिए, कांस्टेबल में कितने घंटे की ड्यूटी करेंगे आप? जो टाइम पीरियड होगा मिनिमम कितने घंटे की करेंगे? 8। 8 घंटे करेंगे मिनिमम। हाँ। हालांकि पुलिस की जॉब है 10, 12, 14 कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। मैं फिर से कह दूं, त्याग की जॉब है, तो 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे ना। हाँ हाँ। आप आज ये समझ लीजिए कि आप कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए और आज से आपकी ड्यूटी प्रारंभ हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो करेंगे क्या? हाँ। कि मना कर देंगे, अरे हम ना करब? करेंगे। हाँ, और क्या। तो सोच लीजिए कि आज आप कांस्टेबल बन गए और आज ही से आपको 8 घंटे पढ़ना है। उसी 8 घंटे में मैं 10-10 मिनट का गैप दूंगा। 50 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़िए और 10 मिनट जो है ब्रेक लीजिए, ठीक है। आप 8 घंटे की बात करते हो, मैं आपसे 6 घंटे मांगता हूँ। चलो 6 घंटे ड्यूटी समझ करके पढ़ाई कर लो। 3 सब्जेक्ट एक टाइम पीरियड में कर लो, 3 सब्जेक्ट एक टाइम पीरियड में कर लो। 50-50 मिनट के 3 सब्जेक्ट हो गए, 10-10 मिनट का गैप 3 घंटे ये हो गए, और 50 मिनट और 10-10 मिनट का गैप 3 घंटे ये हो गए। इतना पढ़ लो आप 6 महीना पढ़ लो, फिर आप बताना। अभी कांस्टेबल की 45 दिन 40 दिन की बची हुई है। इस 40 दिन में ओवर टाइम कर लो, ठीक है। कोरोना में हम लोगों ने 18-18 घंटा ड्यूटी की है। समझ लो कि कोरोना में फंस गए। संकट ही है, कोरोना ही है। बेरोजगारी किसी कोरोना से कम नहीं है क्या? बेरोजगारी का आलम है। और आज अगर आपने मेहनत कर ली, एक बात याद रखना, आज आराम करोगे जिंदगी भर मेहनत करोगे। आज मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच लो कि भीषण परिस्थिति है, 1.5 महीने में हमको लाखों लोगों को बीट करना है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लाखों लोगों को बीट करना है तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोरोना काल में 18 घंटे ड्यूटी की, तुम 18 घंटे पढ़ाई कर लो। कर लोगे? करके तो देखो। 18 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लिए, इतना आप में मादा है। जब हम वहाँ जाके डंडा भांज रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, खाना नहीं मिलता। अभी साहब का इंटरव्यू था, देखा आपने, उन्होंने क्या बताया? कुछ भी कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं जंगलों में कि खाने को नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, पत्ते चबा चबा के रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर होता है, लाठियाँ चल जाती, बंदूकें चल जाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है। तो भाई साहब, और सूखी सूखी पूड़ियाँ, मतलब कुछ भी खाने को मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फास्ट जो फ्री फूड रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फ्री फूड रहता है वो भी समय से नहीं मिल पा रहा, पर पुलिस वाला शिकायत नहीं करता। जो रूखा सूखा मिल रहा है खाता है और पड़ा रहता है, डटा रहता है, लाठी लिए बैठा रहता है, वो पहने कवच कुंडल अपने, ठीक है। हैं? तो 18 घंटे का अगर आपके अंदर मादा है, वो समर्पण है, और सोच लो कि बिना वेतन का पुलिस में आज से ही बन गया, वेतन बाद में मिलेगी, पुलिस आज से बन गया, तो यकीन मानो आप कांस्टेबल की तैयारी करोगे, डीएसपी बन जाओगे। ये मेरा वादा है और ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, जो भी आप में से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात बताई है पांडे जी ने। हाँ, एक चीज़, आपने एक ड्रामा देखा होगा, मैडम सर, अगर देखा है तो? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? एक आता है ड्रामा जिसमें एक हसीना मलिक कैरेक्टर रहता है, वो एसएचओ रहती हैं, और एक एसआई रहती हैं, करिश्मा सिंह नाम रहता है। तो नहीं, वो पहले था एफआईआर, बाद में ये मैडम सर आया। तो उसमें एफआईआर देखा था मैंने। अच्छा, हाँ हाँ, उसी के बाद ये आया। तो जो मैडम सर रहती हैं वो आपकी तरह काम करती हैं। काम क्या करती हैं कि समझाइश दे के अपना काम निकाल लेती हैं। और एसआई करिश्मा सिंह रहती हैं, उनकी बात होती है मुक्के से शुरुआत होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी करिश्मा सिंह बनने का मौका मिलता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि सज्जनों के साथ पुष्प से अधिक कोमल और दुष्टों के साथ वज्र से अधिक कठोर। तो पुलिस को जहाँ जैसा मौका मिले वहाँ वैसा काम उसको करना चाहिए। तो कभी ऐसा मौका आया नहीं, तो जुबान से काम हो जाता है, तो कमान से काम क्यों करें। हाँ हाँ हाँ। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आपने देखा भागवत प्रसाद पांडे जी, जिन्हें चुलबुल पांडे जी भी लोग कहते हैं, कुछ लोग सिंघम कहते हैं, वायरल दरोगा भी कहते हैं। और हमारी नज़र में वो एक जागरूकता फैलाने वाले, लोगों को जागरूक करने वाले बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ उनको कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत आभार। ठीक है, अपन बहुत आभार को सामने से लोगे? हाँ ले लो एक, ले लो ना, हाँ इतना ले लो, इतने में कुछ क्या ही वो होगा। ले लो। इसका कार्ड उसमें डाल दो ना।